हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आपके स्टडीग्राम चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र का आधुनिक भारत, और इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। नोट्स देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व 1895 से 96 ईस्वी का प्रथम इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली जैसी औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 ईस्वी के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। जापान के विजय ने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन के प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वही गर्म दल के नेताओं की मुख्य मांगें स्वराज थी और उनकी प्रमुख पद्धतियां स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा अनुकूल विघटन, पैसिव रेसिस्टेंस, जिसे निष्क्रिय प्रतिरोध भी कहा जाता है, जैसी पद्धतियां थी। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नामपंथी, नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, बिमल चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबद्ध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे तथा जनसाधारण से इनका संपर्क सीमित था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उन्हें उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। वह समभाव और मृदु न्याय प्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के भंडारों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं आदर्शों से प्रभावित होकर गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गोखले ने 1889 ईस्वी में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेलवी आयोग, आधिकारिक नाम रॉयल कमीशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया को सम्मुख साक्ष्य देने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। यह आयोग भारत के सैन्य एवं असैनिक व्यय तथा भारत और ब्रिटेन के बीच व्यय भार के बंटवारे के लिए नियुक्त किया गया था। वर्ष 1899 ईस्वी में गोखले बॉम्बे विधान परिषद के लिए तथा कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए चुने गए। वर्ष 1906 के आसपास भारतीय
राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी विचारधारा का उभार स्पष्ट हुआ तथा देश में गुप्त क्रांतिकारी संगठन जो 1890 के दशक में सक्रिय होने लगे थे, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां वर्ष 1906 के बाद अधिक तीव्र हुई। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने में विश्वास नहीं था। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल को स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पंजाब के राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के भाषण संग्रह में से मेजनी पर उनके भाषण पढ़कर उनसे बहुत प्रभावित हुए तथा उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और आगे चलकर उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन में अरविंद घोष प्रमुख नेताओं में से एक थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र तथा बिपिन चंद्र पाल बंगाल थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। वर्ष 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के निर्वासन तथा 1000 रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा देकर मांडले जेल, वर्तमान म्यांमार, भेज दिया गया था। तिलक को हुई इस सजा का विरोध स्वरूप बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली बार राजनीतिक हड़ताल की थी। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी कला, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने राष्ट्र में शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किया तथा पारंपरिक गणपति पर्व को सार्वजनिक रूप देकर उनमें राष्ट्र सेवा और राष्ट्रवादी चेतना का तत्व जोड़ा। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हजरत मोहानी ने उस समय शोक गीत लिखा था। चलिए हम लोग प्रश्न कोश का पहला सवाल देखते हैं, क्या दिया गया है। पहला, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। पहला, 1896 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने। दूसरा, चीन के बक्सर आंदोलन ने। तीसरा, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने। चौथा, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने।
तो राइट आंसर होगा 1 2 3 4 डी। राइट आंसर डी होगा। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व 1895 से 96 ईस्वी का प्रथम इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली जैसी औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया, किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान के रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या का भ्रम निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजय हैं। 2 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी समय निम्न कथनों को पढ़िए। पहला, आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक और एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया था। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की थी। आगे क्या दिया गया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। यहाँ पर जो है 1 और 2 दोनों सत्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी में आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया गया। उदारवादी नेताओं ने संवैधानिक सुधारों, राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि और आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। वे अंग्रेजी शिक्षा, आर्थिक सुधार और सामाजिक प्रगति के माध्यम से भारत को आधुनिक बनाना चाहते थे, जो यूरोपीय उन्नति से प्रेरित था। उदारवादी नेताओं, विशेषकर दादा भाई नौरोजी, ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की आलोचना अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी, ये जो पुस्तक है घेर दीजिए, के माध्यम से किया था तथा भूमि राजस्व कर सुधारों, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश की। तीन नंबर, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी बी, राजवंबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति वामबद्ध आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो राइट आंसर ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद व्याप्त था। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। 5 नंबर, अधिकतर नरमपंथी नेता थे तो बी, शहरी क्षेत्रों से। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, रोसा मेहता, दिनसा वाचा, बिमोश चंद्र बनर्जी और सूर्यनाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबद्ध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर,
इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका संपर्क सीमित था। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? राइट आंसर डी, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में रखी थी। हालांकि इससे पूर्व भी दादाभाई नौरोजी ने स्वशासन की मांग अपने पत्र पत्रिकाओं और पत्राचार के माध्यम से की थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस को बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही थी। वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी। 7 नंबर, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? राइट आंसर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रीतिया में विश्वास करते थे। निरपेक्ष विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बाउंड्री में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। 8 नंबर, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? ये गोपाल कृष्ण गोखले। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? राइट आंसर डी, जीके गोखले। बाकी सभी उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। 10 नंबर, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? राइट आंसर बी, बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1906 के आसपास भारतीय राजनीतिक कांग्रेस के भीतर उग्रवादी विचारधारा का उभार स्पष्ट हुआ तथा देश में गुप्त क्रांतिकारी संगठन जो 1890 के दशक में सक्रिय होने लगे थे, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां वर्ष 1906 के बाद अधिक तीव्र हुई। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरफ संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। 11, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? राइट आंसर ए, बीजी तिलक। 12 नंबर, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतुगतवा समाप्त हो गई? बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। इन नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। उन्होंने स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था या बैंगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो ए, बीसी पाल ने। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। उनमें से एक बिपिन चंद्र पाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी लंदन स्थित ब्रिटिश कमेटी को याचना संस्थाएं बैंगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी। 14 नंबर, बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। दूसरा, न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर ए, 1 और 2 दोनों सही है। बिपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज से जुड़े थे। वह समाज सुधारक और राष्ट्रवादी
थे। उनका उल्लेख अक्सर लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्रपंथी राजनेताओं के साथ किया जाता है। उन्होंने वर्ष 1901 में न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रवाद और तर्कवाद की घोषणा की। अतः स्पष्ट है कि दोनों कथन सत्य हैं। 15 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। ये 1906 के बाद। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? राइट आंसर ए, अरविंद घोष। अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा अथवा गर्म पक्ष के नेता थे। वे गर्म दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 1994 ईस्वी में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है तथा कांग्रेस की अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा थी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1960 में पुलिस द्वारा मणिक तल्ला उद्यान अन्य नाम मुरारी पुकुर बागान बारी में छापा मारकर 14 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और अरविंद घोष को कोलकाता में ग्रे स्ट्रीट में स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया जिसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इन मुकदमे में अरविंद घोष पर लगभग 1 साल तक मुकदमा चला, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे राजनीतिक क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी और पुदुचेरी चले गए। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? राइट आंसर सी, बिपिन चंद्र पाल। 18, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? राइट आंसर ए, बाल गंगाधर तिलक। 19 नंबर, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता तथा पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें जो है पंजाब केसरी भी कहा जाता है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? राइट आंसर डी, लाला लाजपत राय। 21 नंबर, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? डी, मैजनी को। लाला लाजपत राय ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के भाषण संग्रह में से मैजनी पर लिखे उनके भाषण प्रभावित होकर उन्होंने मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। 22 नंबर, उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण के जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे सी, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय वर्ष 1907 में राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें मांडले वर्तमान म्यांमार निर्वासित कर दिया गया, लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें वापस लौटने की अनुमति दे दी गई। लाला लाजपत राय ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की तथा वहां कुछ समय के लिए प्रवास भी किया। राजनीति के साथ साथ वह यशस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी और गैरीबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 23 नंबर, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? राइट आंसर ए, लाला लाजपत राय। कांग्रेस सम्मेलनों
को शिक्षित भारतीयों को वार्षिक राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय ने कहा था। 24 निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तभी बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के प्रारंभिक उदारवादी अथवा मध्यम मार्गी नीतियों से नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मुंह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यम मार्गी होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। 25 नंबर निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? राइट आंसर ए अरविंद घोष। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र तथा बिपिन चंद्र पाल बंगाल आदि थे। 26 निम्नलिखित में किसे जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर सी लोकमान्य तिलक। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उन सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था को बदलकर भारत की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझते थे। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति के जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। 27 नंबर बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? सी वैलेंटाइन सिरोल। 28 किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो ए बी सिरोल यानी वैलेंटाइन सिरोल। 29 नंबर निम्नलिखित में किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा बीजी तिलक है यानी बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। तीस नंबर बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तभी मैक्स मुलर ने कहा था। 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। 31 नंबर बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। चलिए क्या है देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा बाल गंगाधर तिलक व पुणे के तत्कालीन प्लेग कमिश्नर W.C. रैंड तथा लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या के उपरांत राजद्रोह के मामले में मुकदमा चलाया गया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य जनता द्वारा सम्मानित की उपाधि दी गई थी। 32 वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? राइट आंसर बी बाल गंगाधर तिलक को। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के निर्वासन की सजा तथा 1000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाकर उन्हें मांडले जेल म्यांमार भेज दिया गया था। नोट बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेख के आधार पर कुल 3 आरोपों में सजा सुनाई गई थी। पहला आरोप राजद्रोह धारा 124 का था जो उनके द्वारा 12 मई 1960 को प्रकाशित उनके लेख से संबंधित था। दूसरा आरोप भी राजद्रोह धारा 124 का था जो 9 जून 1908 को प्रकाशित लेख से जुड़ा था। तीसरा आरोप उसी 9 जून 1908 के लेख से था जिसमें उन्हें धारा 153 के तहत आरोपी बनाया गया था। इन आरोपों के आधार पर न्यायाधीश द्वारा उन्हें प्रथम 2 आरोपों में 3 वर्ष यानी कुल 6 वर्ष
निर्वासन की सजा तथा तीसरे आरोप में उन पर कुल 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने कुल 6 वर्ष के निर्वासन की सजा तथा 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। 33 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई भी 6 वर्ष की। 34 भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? राइट आंसर बी। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। 35 नंबर भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं है, इसका कारण था डी उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। हिंदू अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य और हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। 36 नंबर कथन ए बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कारण आर उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर होगा डी। ये गलत है परंतु आर सही है। प्रश्नगत कथन और कारण में ए गलत है किंतु आर सही है। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता था जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सफाई स्थापित की। इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया तथा पारंपरिक गणपति पर्व को सार्वजनिक रूप देकर उसमें राष्ट्र सेवा और राष्ट्रवादी चेतना का तत्व जोड़ा। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीति अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण था। नोट देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव को प्रारंभ नहीं किया था, बल्कि पूर्व से प्रचलित गणपति उत्सव को सार्वजनिक और विशाल महोत्सव में बदलकर उसे राष्ट्रीयवादी चेतना से जुड़ने का कार्य किया। 37 नंबर महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री ग्रहण किया था ए बीजी तिलक ने। 38 निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो डी बाल गंगाधर तिलक। 39 निम्नलिखित में किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था? तो डी बाल गंगाधर तिलक। 40 महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ये शौकत अली ने। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत लिखा था। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए और अपने माता पिता, परिवार, अपने देश से प्यार कीजिए।
मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, या तो जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए, या तो पूरी मेहनत कीजिए या छोड़ दीजिए। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, आगे बढ़िए, और भगवान से भी मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि आपके सपने पूरे हो और आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, खुशहाल रहें। मिलते हैं नेक्स्ट डे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से। और दूसरी बात है कि अब जो है इसके बाद घटना चक्र का ज्योग्राफी ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में है, ज्योग्राफी चल रहा है, पॉलिटी भी चल ही रहा है, और जीव विज्ञान चल रहा है घटना चक्र के, और साथ में हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री मतलब कुछ दिन गैप हो गया था, तो आज फिर से हिस्ट्री को जो है मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।